नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बिहार एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट का आज चुनाव आयोग कर रहा है, उसको पब्लिश सभी राजनीतिक दलों को भेजी गई है इसकी लिस्ट। लेकिन संसद से सड़क तक एसआईआर के खिलाफ आखिर हंगामा क्यों है बरपा। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक विपक्ष के नेता क्यों धमका रहे हैं चुनाव आयोग को। करेंगे इस पर खास चर्चा और ये जो एटीट्यूड है इसके पीछे का आखिर क्या वजह है, कौन सा नैरेटिव है, जो कौन सा एजेंडा है जिसको लेकर विपक्ष चल रहा है। झूठी साबित हुई है भगवा आतंक की थ्योरी, इस पर भी हम बात करेंगे। और अब एक के बाद एक साजिशों का हो रहा है खुलासा। पूर्व एटीएस अधिकारी ने दावा किया है कि उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है तो विपक्ष का रिएक्शन और भी हैरान करने वाला है। होगी इस पर विस्तार से बात होगी कि यूपी में रोड एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ गए हैं और इसमें जो मृतकों की संख्या है रोड एक्सीडेंट्स में वो क्यों बढ़ी है और इन्हें रोकने के लिए अब क्या फूल प्रूफ तैयारियां की जा रही हैं, तकनीक का इस्तेमाल कैसे होगा। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ने को लेकर साजिशों का खुलासा। पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए शीर्ष अधिकारियों ने उन पर बनाया था दबाव। नहीं मानने पर 40 साल का करियर कर दिया बर्बाद। चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट मतदाता सूची। एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है सूची। 1 सितंबर तक दर्ज की जा सकती है आपत्ति। बिहार में चल रहे एसआईआर पर तकरार। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। लोकसभा बाधित तो राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। एसआईआर पर मची तकरार के बीच पश्चिम बंगाल में महज 2 जिलों के रैंडम पड़ताल में मिले सैकड़ों नकली वोटर आई कार्ड। लेकिन ममता बनर्जी घेराव करने की दे रही हैं धमकी। और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए मांगे सुझाव। माई गव और नमो ऐप ओपन फोरम पर अपने विचार साझा करने को कही बात। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे एसआईआर पर सघन पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण के पर जो तकरार मची हुई है उसकी बात करेंगे। और एसआईआर पर ये जो धमकी भरे स्वर आ रहे हैं ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक, ये आखिर क्यों आ रहा है, इस पर होगी बात। चुनाव आयोग ने अंततः बहुचर्चित एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं। नाम नहीं होने पर 1 महीने के भीतर इसमें शामिल भी हो सकते हैं कागजात दिखाकर। बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। यानी राजनीतिक दल बिहार के किसी भी बूथ से छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने का आग्रह कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सीधे सीधे चोरी करने का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में बैठकर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक कोई भी हो, रिटायर्ड हो या कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। राहुल ने कहा कि रिटायर होने के बाद भी हम आपको ढूंढ निकालेंगे। तो अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के बाद राहुल गांधी की ये धमकी आखिर क्यों? एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह के बयान क्यों? आखिर राहुल गांधी को किनके वोट कटने का डर इतना सता रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। संसद से सड़क तक इन दिनों विपक्ष के नेता बिहार मतदाता सघन पुनरीक्षण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ ये एक तरफा दुष्प्रचार है कि इसे लोगों को अपने मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विपक्षी दलों के तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
अगर बड़े स्तर पर मतदाता सूची के नाम कटेंगे तो फिर इस शिकायत पर कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार से बंगाल तक इस गहन पुनरीक्षण से आखिर दिक्कत क्यों है और किसे है? सवाल यह है कि बिहार में 2003 और पश्चिम बंगाल में 2002 में एक गहन पुनरीक्षण हुआ था। इतने दिनों बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर करने पर जोर दिया है, तो इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे चुनाव आयोग का दायित्व माना है। संसद से सड़क तक एसआईआर के विरोध के कारणों को समझा जा सकता है। क्यों ममता बनर्जी इससे आशंकित हैं? चुनाव आयोग ने इस बाबत पश्चिम बंगाल के 2002 के एसआईआर को वेबसाइट पर अपलोड भी किया है, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें लोगों के नाम काटे जाने की चिंता सता रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को घेराव करने की धमकी दी है। अब ममता बनर्जी बीएलओ को, यानी बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, उनको धमका रही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर सैंपल चेकिंग में बड़े स्तर पर फर्जी वोटर आई कार्ड मिलने का दावा किया है, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने की धमकी दे रही हैं। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलपुर में बीएलओ से कहा कि ये देख लें कि किसी के नाम मतदाता सूची से ना हटे। सीएम ने कहा कि बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। शायद ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि चुनाव आयोग पोलिंग के बाद नहीं होगा, फिर उन्हें सरकार की ही जरूरत होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हों। लेकिन संविधान बचाओ का नारा देने वाले नेता आज संवैधानिक संस्था को ऐलानिया धमका रहे हैं। निष्पक्ष मतदाता बिना फेयर वोटर लिस्ट के नहीं हो सकते, फिर किसके नाम छूटने का इतना हंगामा है? और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएलओ कर्मचारियों को याद दिलाया है कि वे राज्य के कर्मचारी हैं। আপনারা বিএলও যেসব লিস্ট করেছেন, বিএলওদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ভোটার লিস্ট থেকে কারো নাম যেন বাদ না যায় সেটা দেখার। মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন তার নোটিফিকেশন যখন হবে ডেট অফ ইলেকশন, তখন থেকে এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে যায়। তার আগে স্টেট গভর্নমেন্ট, আবার ইলেকশনের পরেও স্টেট গভর্নমেন্ট। সুতরাং এটা মনে রাখবেন, আপনারা চাকরি করেন স্টেট গভর্নমেন্টের, কোনো মানুষকে অযথা হ্যারাস করবেন না। और आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन बन गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का, जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग, मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि अगर किसी का नाम गलत कटा है तो उसे जोड़ा जा सकता है। जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ, और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था।
तो वहाँ पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया, और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज़ दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है, इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है कौशल कांत जी। और साथ ही साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, किस तरह से इस सबसे पहले अगर मैं बात देखूं, जो आपने अभी रिपोर्ट देखी हमारी, ये धमकाने का चलन क्या है? पश्चिम बंगाल से लेकर राहुल गांधी तक आप देख रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, चाहते क्या हैं? निखिल, मैं अभी एक ताज़ा खबर आपको बता रहा हूं कि अभी जो खबर मैं देख रहा था कि आप ये देखिए कि बांग्लादेश के एक रिनाउंड मॉडल है, और उस मॉडल को कलकत्ता में बंगाल पुलिस ने ही अरेस्ट किया है, जिसके पास से बांग्लादेश अब ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के ही आप सोचिए कि उसके पास में आधार कार्ड है, उसके पास में 2 जगह के वोटर कार्ड है। अब आप समझिए कि एक बांग्लादेश के एक मॉडल को कलकत्ता में 2 उसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, वो सारी सुविधा कार्ड उनके पास मौजूद थे, जबकि उनके पास पासपोर्ट जो है वो बांग्लादेश के हैं और कई जो डॉक्यूमेंट हैं वो बांग्लादेश के हैं। इसी तरह से आप अगर देखिए कि अभी पिछले दिनों में जो इलेक्शन कमीशन ने एक रैंडम आप कह सकते हैं सैंपल सर्वे पश्चिम बंगाल के 2 जिलों का कराया था, सुन के आपको हैरानी होगी कि दर्जनों वहाँ उसमें वोटर लिस्ट में नाम थे वो सारे फेक थे। तो क्या अगर इस तरह की चीज़ें इतने सालों के बाद जो इंटेंसिव रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो क्या ये गलत है? और इस गलत में जो आखिर सबसे बड़ा है कि ये सर जो बिहार का है वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी के लिए सरदर्द क्यों है, ये समझने की जरूरत है। तो इस समझने की जरूरत में आप इसको देखेंगे कि राहुल गांधी ने जो आज भाषा का इस्तेमाल एक संवैधानिक संस्था के लिए जो किया है, और उससे पहले ममता बनर्जी कर रही थी, अगर ये कोई ऑर्डिनरी आदमी होते इस तरह के भाषा इस्तेमाल करते कि हम रिटायर्ड पर्सन तक को भी हम खोज निकालेंगे, आप एक तरह से धमकी दे रहे हैं। आप एक चुनाव क्या प्रक्रिया का एक संवैधानिक संस्था है, उसके रिटायर्ड ऑफिसर तक को आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। ये सारी चीज़ें बताती है कि इनकी चीज़ें, ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम हाइट पे है। और ये चीज़ तो बाकी इसमें आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और ये लोग करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा घृणित पहलू ये है कि आप एक बार इस लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस पूरे प्रक्रिया को जायज माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है, और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास वोटर लिस्ट आज जो ड्राफ्ट जारी हुआ है फर्स्ट, उसका आपके पास पहुंच गया है, जो 22-23 लाख मृतकों की सूची है वो भी आपके पास है। आप उसमें से 15 नाम अभी भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में रखिए और बताइए कि ये लोग जो है वो जिंदा है, इलेक्शन कमीशन ने उसको मृत घोषित किया है, हम पूरी कार्रवाई पे रोक लगा देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आप इन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं और पार्लियामेंट में धमकी दे रहे हैं कि हम सारे अधिकारी तक को ढूंढ निकालेंगे। ये जो आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। ठीक है दुष्यंत जी, अदालत पर तो भरोसा होगा कांग्रेस पार्टी को, फिर ये धमकी वाली भाषा शैली क्यों? इसके पीछे क्या मतलब, सचमुच फ्रस्ट्रेशन है ये? देखिए सर, ये धमकी नहीं है, ये राष्ट्र धर्म है। मैं विनोद जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सर, आपने बताया 20 लाख जो है मृतक हैं, ठीक है, मान लिया 20 लाख मृतक है, 8 लाख को स्थानांतरित के नाम पे आपने सूची से हटा दिया। कुल जिन लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटाया गया उनकी संख्या 50 लाख के आसपास है श्रीमान जी। 65 लाख करेक्ट कर लीजिए, मैं आपको करेक्ट सूचना दे रहा हूं, 65 लाख। सुधार लिया आपकी बात को तो हम ऐसे ही मान लेते। लेकिन एक गंभीर बात राहुल गांधी जी के मैं बयान पे आना चाहूंगा। एक घर के अंदर महाराष्ट्र में 1-1 हजार
वोटर पाया गया है, जिसके सबूत उन्होंने रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहब के विधानसभा क्षेत्र में अनायास ही चुनाव से पूर्व यकायक एकदम 18,000 के आसपास वोटर बढ़ने के आंकड़े कांग्रेस पार्टी ने देश के समक्ष रखे हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक संस्थान है, भारत का एक प्रमुख स्तंभ है। अगर वह निष्पक्ष नहीं होगा तो देश में लोकतंत्र चल नहीं सकता। और लोकतंत्र को जीवंत रखना सिर्फ राहुल गांधी जी की जिम्मेवारी नहीं है, मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेवारी है। आज हमें जरूरत है कि हम विपक्ष के साथ हम सबको उनकी आवाज को शक्ति देने का काम करना चाहिए। ठीक है। अगर दलित, पिछड़े, वंचित, जिनके पास, जैसे कि चुनाव आयोग ने क्या किया है, ये मेरे पास पूरी सूची है दस्तावेजों में, जन्म प्रमाण पत्र, संपत्ति के कागजात, भूमिहीन लोगों के पास कहां संपत्ति के कागजात कहां से लाएंगे? देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के पास जमीन ही नहीं है, भूमिहीन है, वो कहां से संपत्ति का दस्तावेज लाके अपने आप को भारत का नागरिक घोषित करे? 13 में से कुछ देने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कि एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, बहुत हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है कि वो भारत की नागरिकता पे टिप्पणी करे। अरे, भारत की नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का अधिकार है। आप अपने वोटिंग कार्ड को दुरुस्त करिए, आप अपने वोटिंग कार्ड के अंदर कोई कमियां हैं उनको ठीक करिए। ठीक है दुष्यंत जी, ठीक है दुष्यंत जी, आपकी बात आ गई, मुझे लग रहा है कि आप अनुमति नहीं देंगे। ठीक है दुष्यंत जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आपने बहुत सारे इसमें दरअसल ऐसी चीजें कही हैं जिसपे मुझे लगता है कि मेरे बजाय कौशल कांत मिश्रा या विनोद जी टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। कौशल कांत मिश्रा, डॉक्टर साहब, आपकी बारी है। ये जिस तरह से कह रहे हैं, अदालत ने कहा कि भाई 20-22 लाख नाम जो बताए जो मृतक हैं, उनमें से कहा 15 लोगों के नाम ले आइए जो मृतक नहीं है। उसकी बात नहीं कर रही है कांग्रेस, ना अभी दुष्यंत जी ने कही। किस तरह से चलेगा? मतलब केवल अपनी अपनी ही बात रखेंगे? निखिल जी, अभी राहुल गांधी का आपने दिखाया स्टेटमेंट, उनके पास 100% सबूत है तो क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कर रहे हैं? जाकर कोर्ट में क्या नहीं दे देते? 100% सबूत है, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? पब्लिक को बेवकूफ समझा हुआ है, कुछ नहीं है। जब सत्ता सोने के चम्मच की तरह विरासत में मिलती है ना, तो इस तरह का घमंड आ जाता है कि वो सरकारी कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो धमका रहे हैं, वैसे मैं वादा करता हूं पूरे देश से कि जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब तक एक भी घुसपैठिया और एक भी फर्जी वोट देश में नहीं पड़ पाएगा। ये वादा है इस सरकार का पूरे देश के साथ। और जितने भी घुसपैठिए हैं उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा, और एक भी फर्जी वोट, जिस तरह के वोट ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल में ममता जी हो चाहे विपक्ष के सभी नेता हो कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। और अगर राहुल गांधी के पास हिम्मत है, बोल रहा हूं, ललकार रहा हूं, अगर 100% सबूत है तो कर क्या रहे हैं? जाए ना सुप्रीम कोर्ट में दें। नहीं देंगे क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। कम से कम आधा दर्जन बात तो माफी मांग चुके हैं, कोर्ट में एफिडेविट दे के माफी मांगे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है। और उस स्टंट का एक और रीजन है कि जो इन्होंने अभी कल एक्सपोज हुए हैं कोर्ट के ऑर्डर से, पता चल रहा ना कि कांग्रेस की सरकार कितना अडिग थी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने के लिए, कि माननीय मोहन भागवत जी के लिए अरेस्ट वारंट करने की कोशिश कर रही थी। इससे पता चल रहा है कि केवल और केवल वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, न भगवा आतंकवाद को प्रूफ करने के सबूत थे, केवल गढ़ने की कोशिश की गई थी। उसी तरीके से आज भी उनके पास कोई सबूत नहीं है, केवल वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और केवल देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि देश में अराजकता फैले और ये दिखा सके कि सरकार सक्षम नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये मोदी जी की सरकार है, आप जितना करना चाहे कर लें, होगा वही जो संविधान में लिखा होगा और जो संविधान चाहेगा। और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी को कि अगर हिम्मत है, अगर 100% प्रूफ है तो कोर्ट में आए। ठीक है, अदालत ने कहा भी है। एक बात और अदालत ने कही थी, जो महाराष्ट्र का जो मैं आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं दुष्यंत जी, अरे आ रहा हूं, सुन तो लीजिए। मतलब बीच में मैं भी थोड़ा कुछ बोल सकूं अगर आप मुझे अलाउ करें तो। मतलब स्थिति ये हो जाती है, बिल्कुल ही किसी को बोलने मत दीजिए, ऐसा मत करिए। मैं ये कह रहा हूं दुष्यंत जी, आप ही की बात पे आ रहा हूं। आपने महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट की बात उठाई कि एक घर में इतने वोट हो गए तो जी 18,000 बढ़ गए, उसी की तो बात कही जा रही है आज। इस बात को समझने की जरूरत है कि उस दौर में भी ये कहा गया था कि भाई ये वोटर लिस्ट वोटिंग वाले दिन नहीं बढ़ गई थी,
इसी तरह से सारी चीजों का होता है। वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है, चीज आती है, जैसे आज 1 अगस्त को प्रकाशित हुई और कहा जा रहा है 1 महीने का टाइम है, तो उसी दौर में अगर देख लिया होता तो ये हो जाता। अगर आप बाद में आएंगे, चुनाव बीत जाने के बाद, ये तो चुरा लिया, ये तो ऐसा हो गया था, तो उसमें थोड़ा दम रह नहीं जाता है। उसमें फिर लगता है कि उस दौर में आप क्या कर रहे थे। जैसे आज कहा जा रहा है कि अब अभी अगर सबूत है तो चले जाइए अदालत। निखिल जी, 2 दिन सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का सुनवाई हुई थी मुंबई में, पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। हाँ जी, मुंबई हाईकोर्ट ने, दुष्यंत जी, 2 दिन मुंबई हाईकोर्ट में आपके महाराष्ट्र में चुनाव इरेगुलरिटी की पिटीशन चली, सुनने के बाद उसको डिसमिस कर दिया गया। ये तो आपके तथ्यों की हकीकत है। क्या बात करते हैं? राहुल गांधी थे कहां जब उनके पास इतने सबूत थे? तो गए काहे नहीं? देखिए, आप यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, आप मुझसे बात करिए। नेता प्रतिपक्ष का आप अनायासी बार बार जो जिस तरह से नाम ले नेता प्रतिपक्ष ऐसा डिजर्व करते हैं, नेता प्रतिपक्ष ऐसा डिजर्व करते हैं। भाई दावा तो नेता प्रतिपक्ष ने किया है। देंगे, देश के नागरिक को धमकी देंगे, इतनी हिम्मत हो चुकी है। कौन विद्वान? किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, हम जिस तरीके से अपने दम पे जांच करा के दुनिया के देश के समक्ष सबूतों को लाने का जिन्होंने घोषणा किया, आज तक कोई पेगासस में माफी मांगी, मैं आपको पेगासस में माफी मांगी, कितनी बार राहुल गांधी ने माफी मांगी? बेल पर आज चल रहे हैं, सोनिया जी बेल पे हैं, राहुल जी बेल पे हैं, वाजपेयी जी बेल पे हैं, सभी लोग तो बेल पे हैं, पूरा खानदान तो बेल पे चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? किसकी बात कर रहे हैं? और एक ऐसा आदमी जो बेल पे चल रहा है, वो धमकी देगा देश को, संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देगा, सरकारी कर्मचारियों को धमकी देगा। रिटायर होने के बाद क्या कर लेंगे आप? कर क्या लेंगे राहुल गांधी? बता तो दें। जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होगी। वो तो उन्होंने घोषणा कर दी। इसमें देशद्रोह की कार्रवाई तो आपके खिलाफ होनी चाहिए, मतलब राहुल गांधी के खिलाफ होनी चाहिए। देशद्रोह की कार्रवाई तो राहुल गांधी के खिलाफ होनी चाहिए। देशद्रोह की कार्रवाई तो राहुल गांधी के खिलाफ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो इस तरह तो अंतहीन बहस है, ये अंतहीन बहस है। मैं आप दोनों लोगों को, चलिए आप दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग। डॉक्टर साहब आप भी चुप हो जाइए, डॉक्टर साहब आप भी शांत हो जाइए, दुष्यंत जी आप भी शांत हो जाइए। भाई इस तरह से नहीं चलेगा। अरे सुनिए, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, सुनिए तो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं हमारे साथ, हमारे। अरे सुन तो लीजिए। नाइंसाफी तो मत करिए। क्या आपके साथ कहां नाइंसाफी होगी? रखना चाहता हूं कि बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनर्निरीक्षण के दौरान इनकी पार्टी की नेत्री ऑन कैमरा पाई गई। 10 मिनट बाद क्या वो उचित था? क्या उसके लिए कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर? ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया। स्पष्टता की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। अब इसका जवाब देंगे ये लोग, बाकी लोग देंगे आपका जवाब। मैं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मधुरेश बने हुए हैं पटना से। मधुरेश, SIR पर आज जो है, जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी हुई है, किस तरह का रिएक्शन है वहां पर? क्या कुछ सियासत है? मैं ऑन ग्राउंड आप इसका लगातार उसको फॉलो करते रहें, क्या कुछ बताएंगे? हम हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से SIR की जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और जो आज ड्राफ्ट जारी किया गया है उस पर भी विपक्ष सेटिस्फाइड नहीं है। और इस बीच में अभी शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग ने बिहार की 12 पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है इस ड्राफ्ट पे बात करने के लिए। चुनाव आयोग बात करेगी, अगर उनको कोई समस्या समझ में आती है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी समस्या समझ में आ रही है वो चुनाव आयोग के साथ में वो शेयर कर सकते हैं, जिसका जो निराकरण है वो आज करने की कोशिश की जाएगी या भविष्य में जल्द से जल्द उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जहां कहीं भी ड्राफ्ट में परेशानी समझ में आ रही है, अगर किसी का नाम छूट गया है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनके फॉर्म भरवाने में मदद करें और उनके नाम को फिर से ऐड करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर वो जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो अवेलेबल कराते हैं, तो अगर वो पात्र मतदाता बिहार के हैं तो उनका नाम निश्चित रूप से चुनाव आयोग अपने वोटर लिस्ट में शामिल करेगा। और वोटर लिस्ट को सेक्रेट बनाने का, पवित्र बनाने का चुनाव आयोग ने यही एक तरीका बताया है। चुनाव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 जून को जब ये प्रक्रिया शुरू की गई, उसके पहले महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में लगातार वोटर लिस्ट को चैलेंज किया गया था। इसके बाद बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ये जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य है वो करने का फैसला लिया ताकि इस तरह का कुछ विवाद न पैदा हो। और
विपक्ष ने इसी को एक बड़ा मुद्दा बना लिया, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि दिल्ली में संसद भी नहीं चल पा रही और बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र था वो भी अच्छे से नहीं चल पाया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से जितना हंगामा किया जा रहा है उतना बड़ा ये मुद्दा है नहीं, क्योंकि जो बीएलओज जिनको ग्राउंड वर्कर कहा जाता है उनके साथ में चुनाव आयोग ने बीएलएस को भी उतनी ही मान्यता दी थी और बीएलएस के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इनवाइट किया था। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें खुद पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता है वो भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी हंगामा कर रही है वो अपने कार्यकर्ताओं के ग्राउंड वर्क पे भी सवाल उठा रही है, जी बिल्कुल भी सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, ये बात मैं पहले भी कह चुका था और ये बात आज आपने मधुरेश दोबारा रेज की है। मैं चाहूंगा कि इस पर हम अपने जो बाकी हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं उनसे बारी बारी से आऊंगा। दुष्यंत जी आपके पास जरूर आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2 बातें मुझे लगता है कि मधुरेश ने इंपॉर्टेंट कही है। एक तो ये कि अब से 1 घंटे बाद लगभग 4:30 बजे चुनाव आयोग ने, विनोद जी आपके पास आ रहा हूं, चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाई है 12 राजनीतिक दलों की। तो सड़क पर हंगामा करेंगे या वहां जाकर प्रूव करेंगे, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि अगर जब आप बीएलओज पर और इस पूरी लिस्ट पर अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो जैसा कि अभी मधुरेश ने भी कहा और ये बात बार बार उठाई जाती रही है कि फिर आप अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने बीएलएस पर भी प्रश्न उठा रहे, वो भी तो साथ साथ लगे हुए थे, उनको भी तो मान्यता दी गई थी। अगर नागर साहब इजाज़त दे तो कुछ तथ्य भी हम लोग चर्चा में कर ले। अभी तक तो हाइपोथेटिकल बात सब करके हम लोग, मैं समझता हूं कि थोड़ा चर्चा को और दूसरी दिशा में ले जा रहे थे। नागर साहब आप एक मिनट, अब मैं आपके सामने में तथ्य रखता हूं, अब आप सुन लीजिए। सर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़ा सा फैक्ट्स और कंटेंट पर भी बात कर लीजिए। मैं आपके सामने में कंटेंट रख रहा हूं। चुनाव आयोग ने अभी जो 7.5 करोड़ का जो ये दावा किया है और पहला ड्राफ्ट जो रिलीज किया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने में रखा है, उसके साथ में ये देखिए कि 62 लाख के आसपास जो है वो वोटर लिस्ट में जो नाम थे, जो 7,88,000 के लगभग थे, उसमें से नाम हटे हैं। अब ये सवाल ये है कि अगर ये चुनाव आयोग के इस फैसले से, इस एसआईआर से सरदर्दी कहाँ है और किन को है? ये जो 62 लाख के लगभग नाम हटे हैं पर डिस्ट्रिक्ट, अगर बिहार में आप देखिए तो पर कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से 20-22 हजार लगभग लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जो फेक नाम थे वो हट गए। अगर ये 20-22 हजार लोग जो खेला आप कहते हैं ना, वो खेला बिगाड़ रहा है, इसके लिए आप आशंकित हैं। वो सीमांचल के एरिया में, वो चाहे मध्य बिहार में, उन सारे इलाकों में देख रहे हैं कि वोट परसेंट आपका जो वोटिंग टर्नआउट है बिहार में वो 42 से 45% का होता है। और ये एसआईआर से पहले का अगर आप देखें 2002 से पहले का, 3 से पहले का, उसमें वहाँ जो वोटिंग टर्नआउट होते थे वो कम से कम 56 से 60% होते थे। तो ये वोटिंग टर्नआउट अचानक क्यों कम हो गया? और उसके बाद अगर आप देखिए कि जब जेन्युइन वोटिंग होती है, जिसको चुनाव आयोग ने एक तरह से आप कहिए कि फिल्टर्ड करके वोटर लिस्ट आपके सामने में दिया है कि वो बिहार के नागरिक हैं, जो बिहार में हैं वो मतदाता सूची में हैं। रही बात आपके सामने में, अभी हमने एग्जाम्पल दिया है कि अगर बांग्लादेश के मॉडल के पास अगर 2-2 आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के हैं, पते के हैं, उसको कैसे कोई एक रेजिडेंट प्रूफ मान सकता है बॉस? यही बात तो चुनाव आयोग बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेके पॉलिटिकल पार्टी में ने कहा है। आप जब बार बार इन सब चीजों को उतारते हैं कि भारतीय नागरिकता का दावा, ये सबूत ये मांग क्यों मांग रहा है? चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। आप लोगों में भ्रम डाल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि इस 22,000 पर कंस्टिट्यूएंसी के वोट कटने से कहीं खेला ना बिगड़ जाए। ठीक है, इसका डर आपको सरदर्द कर रहा है। ठीक, दुष्यंत नागर जी आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। अरे हाँ दुष्यंत नागर जी, बिल्कुल आपसे बिल्कुल जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी तो थोड़ा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी बात आप कहिएगा, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन एक चीज ये भी बताइएगा कि जो पॉइंट अभी मधुरेश ने रेज किया, हमारे संवाददाता ने पटना से, उन्होंने कहा कि भाई आपके बीएलओज के साथ आपके बीएलएस भी तो खड़े हुए थे साथ में, 1.5 लाख। हाँ 1.5 लाख, तो ये बात जरूर जोड़िएगा। जी आप बताइए। आप देखिए, मैं मिश्रा जी की बात का बिंदुवार जवाब दूंगा। मिश्रा जी, आपने कहा कि भाई एक मछली, आपने एक उदाहरण दिया किसी बांग्लादेशी नागरिक का, अगर एक मछली कोई विषाक्त है या संक्रमित है तो क्या आप पूरे
तालाब के जल को बाहर निकाल के फेंक अरे देंगे, सारी भैया। मछलियां। नहीं, लेकिन एक भी वोटर गलत नहीं होना चाहिए, ये भी तो सुनिश्चित करना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। और आप पतीले में सारा चावल नहीं देखते हैं, पतीले में तो एक ही चावल देखते हैं ना, तो वो तो एग्जाम्पल दिया जाए जो बांग्लादेश का मॉडल है। आप समझिए कि वहां का सेलिब्रिटी, अगर सेलिब्रिटीज आकर के यहां पर अपना आधार कार्ड बना ले रहे हैं तो उसकी कितनी सुचिता रह जाती है, इस बात को ध्यान में रखिए। निखिल जी, आप मेरे बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही एक नंबर एंकर है। मैं आपकी हर बात का बहुत सम्मान करता हूं जी, बहुत मैं धन्यवाद अपनी बात आपका को आगे पहुंचा है। और उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कागज हो तो आइए, हम आपको जोड़ देंगे। 1 महीने अब का क्या टाइम बचता है? और निश्चित उसके रूप से ऊपर इसकी एक और अभी खुला हुआ है कि आपको उससे भी दिक्कत हो तो अदालत चले जाइए। अदालत ने कहा मेरे पास आइए, हम पूरी लिस्ट खारिज कर देंगे, आप लाइए तो सबूत। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, अदालत का रास्ता खुला हुआ है और जो आज प्रकाशन मतदाता सूची का हुआ है उसकी भी गहन समीक्षा होगी। ऐसा नहीं है, राहुल जी का अगले महीने का जो है पूरा इस महीने का, अगस्त के महीने का बिहार के 14 दिन की उनकी यात्रा है, पदयात्रा करेंगे वो। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। मेरे पास बहुत समय कम है, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं दुष्यंत जी, बहुत समय कम है, मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखेंगे आप ये जो सारी प्रक्रिया शुरू हुई है, कैसे इसको समेटेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं एक के बाद एक कुछ नए खुलासे, कुछ नए आरोप, कब तक समेटते रहेंगे? विपक्ष और कांग्रेस झूठ बोलने का काम करता है। आधार की वेबसाइट पे लिखा हुआ आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो बात अभी मिश्रा जी ने बताई। इसके अलावा जो 65 लाख की बात करें, जिसमें से 21.6 लाख मृत हैं, 31.5 लाख स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, 7 लाख के पास एक से ज्यादा वोटर की संख्या है, 1 लाख लोगों का पता नहीं है। ये पूरे कंप्लीट आंकड़े हैं। और तीसरी चीज बता दूं, आधार कर रहे हैं। जब आधार का बिल लाया गया था, आधार एक्ट आया था, तो आधार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले कौन थे? ये कांग्रेस के ही नेता जाके चैलेंज किए थे। कपिल सिब्बल साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, मनु सिंघवी साहब हर जगह पहुंच जाते थे। उन्होंने ही इस आधार को वीक किया, नहीं तो आधार बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ये भी मान रहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार को पहले कमजोर आप लोग करते हैं। तो कांग्रेस की ये चीज है कि जो काम हो रहा है उसमें हम विपक्ष की तरह विरोध करेंगे, चाहे वो सही हो तो भी हम इसका विरोध करेंगे, गलत उनको लगता तो वो कर ही रहे हैं। कोई भी पॉलिसी, उसका विरोध करना इनका काम है। जहां तक रही SIR की बात, SIR आज पहली बार नहीं हो रहा, 52 में हुआ, 56 में हुआ, 57 हुआ, 61 में हुआ। अरे लाइन लगी, 65, 66, 94, 97, 89, 2002, 2003, 2004 हर बार हुआ तो प्रॉब्लम नहीं। इस बार क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इस बार इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि इन्हें मालूम है इनको देश की जनता अंगूठा दिखाने वाली है, पंजे को अंगूठा दिखाने वाली है। इन्हें मालूम है ये नहीं आ रहे हैं, ये हार रहे हैं। और ये हार इसलिए रहे हैं क्योंकि ये देश का विरोध करते हैं, ये हिंदुओं का। चलिए अब इस पर फिर आगे बहस को बढ़ाएंगे। फिलहाल सुनिए तो चलिए, आतंकवाद की थ्योरी बनाते हैं, ये निर्दोष लोगों को फंसाने का जाल रचते हैं केवल इसलिए जिससे हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ठीक है, हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं, देश की जनता अंगूठा ही दिखाने वाली है। ठीक है, मैं मधुरेश के पास जाऊंगा। मधुरेश, बहुत जल्दी से आपके पास आ रहा हूं, हमारे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा, 4:30 बजे मीटिंग है, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? जा रहे मीटिंग में, क्या बताएंगे? तैयारी है कुछ? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो मृत लोग थे, यानी 22 लाख जिनके नाम काटे गए मृतक होने के नाम पे, उनकी जो सूची थी वो 20 जुलाई को जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अवेलेबल करा दी गई थी। उसके बाद 5 दिन का जो SIR का काम था वो और चला, तो जो अपडेटेड लिस्ट है वो आज उनको अवेलेबल करा दी गई है। और वही अवेलेबल जो लिस्ट है उसको लेकर के जो उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो डेलीगेट्स हैं वो 4:30 बजे चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं। तो समझा जा रहा है कि मोर और लेस ये चुनाव आयोग की एक कोशिश है कि जो विपक्ष नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको दूर किया जा सके और इसकी जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से की जा सके। और जो सेकंड पेज है, नाम जोड़ने वाला जो पेज है, उसमें भी BLAs की मदद के लिए उनसे गुजारिश की जा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। मधुरेश, आपका ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तक लाने के लिए, कौशल कांत जी आपका, दुष्यंत जी, विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि मालेगांव बम धमाके के मामले में साजिशों की परतें लगातार खुल रही हैं। आखिर
क्यों मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहते थे उस दौर की पुलिस? मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साजिशों की खुलती परतें, लगातार साजिशों की परतें खुल रही हैं। मालेगांव बम धमाका मामले में कोर्ट का जो फैसला आया है, भगवा आतंक का जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, वो जब झूठ साबित हुआ है, उसके बाद तमाम साजिशों की परतें अब खुलने लगी हैं। मालेगांव बम धमाका मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है। आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। मुजावर के मुताबिक भागवत को गिरफ्तार करने के ऑर्डर का मकसद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करना था। गुरुवार को महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने इस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 17 साल बाद आए इस फैसले के बाद भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की साजिश का खुलासा हुआ था। मुजावर के मुताबिक भागवत को गिरफ्तार करने के ऑर्डर का मकसद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करना था। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले ने एटीएस की फर्जीवाड़े को नकार दिया। आपको बता दें कि शुरू में इस मामले की जांच एटीएस ने की थी, हालांकि बाद में एनआईए ने केस को अपने हाथ में लिया था। मुजावर ने कहा कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी द्वारा की गई फर्जी जांच को उजागर कर दिया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 10 लोग घायल हुए थे। महबूब मुजावर ने बताया कि मैं ये नहीं कह सकता कि एटीएस ने उस समय क्या जांच की और क्यों की, लेकिन मुझे राम कलसांगर, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और भागवत जैसी हस्तियों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया है कि मैंने आदेश का पालन नहीं किया और मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्हें हकीकत पता थी। मुजावर ने दावा किया कि चूंकि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया और इसने मेरे 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया। कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में फंसाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में रार मची है। बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है और संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुजावर की बात करते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया एटीएस के पूर्व अधिकारी, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सबसे पहले उनको सुनाते हैं। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद
भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो भगवा आतंकवाद को सच साबित बनाने के लिए जो पूरी फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी उसको सच साबित करने के लिए एक एटीएस के अधिकारी पर दबाव डाला। जब उसने बात नहीं मानी तो उसका करियर खराब कर दिया, उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और अदालत ने हालांकि बाद में उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि साजिश का खुलासा हो रहा है। एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है। महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के षड्यंत्र का अब खुलासा हो गया है। ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था, लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। श्यामा, सबसे पहले आपके पास सियासत गर्म है इस वक्त मुंबई से लेकर दिल्ली तक, और खुलासा एक के बाद एक हो रहा है, साजिशों की परतें खुल रही हैं। किस तरह से देख रही है ये जो पूरा महबूब मुजावर ने खुलासा किया है, कैसे देख रही है इसको? मुंबई में क्या रिएक्शंस हैं इसको लेकर? जी देखिए, सबसे पहला तो रिएक्शन यही है कि जिस तरीके से 17 साल बीत गए और अंत में यही निकला कि जो सैफरन टेररिज्म का एक जो टर्म कॉइन किया गया था वो अब झूठ हो गया है, वो अब झूठ साबित हो चुका है। इसी तरीके से पूरी बीजेपी है, जो पूरी सरकार है, वो यही टर्म कर रही है, वो यही कह रही है कि पूर्व सरकार ने अपने प्रेशर में जो पुलिस अधिकारी जो काम कर रहे थे, एटीएस जो काम कर रहा था तब, वो काफी दबाव में थे और एक तरीके से एक प्रकार से एक एंगल देने की कोशिश की गई जहां पर जो हिंदुइज्म है या सैफरन टेरर है उसे उभारने की कोशिश की गई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो सेक्युलरवाद है उसे एक तरीके से कोई टक्कर दे सके या एक उसके सामने एक नया टर्म खड़ा किया जा सके। लेकिन 17 साल के बाद में कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं है, ऐसा कोई इतने सालों में कहीं भी ये जो सबूत है वो कहीं भी सबूत कोजिंट नहीं निकला है, कहीं भी सबूत ये नहीं बयान कर रहा है, दिखा रहा है कि ये सारे सबूत हैं। आप मॉरल पुलिसिंग पे
ये नहीं कर सकते कि प्रूफ है ये कोर्ट ने ये एक तरीके से बयान कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जो वर्ग है, अगर हम बात कर लें जो निसार अहमद हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि वो अब और भी दूसरे कोर्ट में जाएंगे, उच्च कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सियासत यहाँ पर गर्म है इस बात को लेके कि क्या ये बात पूर्व सरकार ने प्रेशर में आके किया, और जब किया था तो ये सारी जो बयान अब जो सारी जो बातें अब खुल रही हैं कि मोहन भागवत को भी लेके आने की बात की गई थी, अन्य जो आरएसएस के अधिकारी हैं उन्हें भी लेके आने की बात की गई थी, ये सारी जो बातें अब खुल के आ रही हैं, इन सभी चीजों की भी एक तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए, इस सब का भी एक तरीके से जायजा लेना चाहिए। क्योंकि क्या वो समय पर जितने भी 17 सालों में जितने भी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए गए, क्या वो प्रेशर में थे? अगर वो प्रेशर में थे तो क्या वो सही तरीके से किए गए या नहीं किए गए? इन सभी को भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोग अब इसे जो आम जनता है वो एक संशय की नजर से देखेगी और वो जरूर चाहेगी कि इन सभी पे भी बात एक तरीके से साफ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ हो, ये सभी चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का जो सच था वो सामने निकल कर आए। विनोद जी, आपको लगता है कि ये अगर जिस तरह के फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक दावे आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं? कम से कम मैं ये देखता हूं कि एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, अगर मैं कहूं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहूं। देखिए, आज के जो पूर्व एटीएस ऑफिसर के खुलासे के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये 100 साल के आरएसएस होने जा रहा है, और इस 100 साल की इस आरएसएस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की यात्रा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1948 से लेके 3 बार आरएसएस को बैन करने की कोशिश की गई, और हर बार ये कोशिशें कोर्ट में फेल रही। हर बार कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, उस बैन के, उस प्रतिबंध को। लेकिन ये जो तमाशा है कि इसमें देखिए छटपटाहट और ये फ्रस्ट्रेशन कि एक आरएसएस एक संगठन को लेके, जो दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो 100 साल की यात्रा पे पूरी अपनी करे और एक संगठन को बड़ा बनाए। और इस संगठन को लेके आप देखिए कि कितनी बड़ी थ्योरी गढ़ी गई कि आपने एक साध्वी को मालेगांव के उस ब्लास्ट के बाद एक साध्वी को अरेस्ट किया, भगवा पहने हुई उस साध्वी है, उसकी थ्योरी गढ़ते गढ़ते आप अभिनव भारत से लेके सनातन संस्था से लेके जो बंगाल महाराष्ट्र की हिंदूवादी संस्था है, उससे होते होते आप नागपुर तक चले गए, और नागपुर के थ्योरी में आते आते आप संघ प्रमुख तक जो मोहन भागवत थे उनको अरेस्टिंग करने की आपने एक योजना बना ली थी। ये बड़ा खुलासा है। ये खुलासा ये बताता है कि भारत में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जो एक सामाजिक संस्था और सामाजिक सरोकार की संस्था है, उसके प्रति कांग्रेस की कितनी नफरत और कितनी ईर्ष्या है। अगर राहुल गांधी बार बार हर अपने बयानों में आरएसएस का नाम लेते हैं, तो आज के इस एटीएस, फॉर्मर एटीएस के महबूब जी के बात से ये साबित होता है कि उनको ये साबित करने का फ्रस्ट्रेशन था, जो शायद वो 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में चूक गए हैं आज एएनआई स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि बार बार वो आरएसएस का नाम लेते रहते। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका भी और श्यामा आपका भी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि यूपी में सड़क दुर्घटनाओं पर एआई लगाएगा लगाम। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अब AI यानी कि किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सूबा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से हलकान है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के मामले में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल 46,052 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 24,118 लोगों की मौत हो गई, यानी 52% लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 56,669 दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इनमें मृत्यु केवल 26% यानी 14,791 लोगों की हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में 6 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 18% की वृद्धि हुई है। प्रतिदिन 143 दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 78 मौतें छोटे जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में महोबा में 87.5%, भदोही में 70%, चित्रकूट में 56%, प्रयागराज में 51% और मिर्जापुर में 50.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी में वाहनों की संख्या भी सबसे ज्यादा करीब 5 लाख के करीब है। ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बताया गया है और दुर्घटनाओं में 18 वर्ष से 35 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा हताहत हो रहे हैं। तो ऐसे में अब सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यूपी का सड़क सुरक्षा मॉडल AI से लैस होगा। योगी सरकार की इस पहल को भारत सरकार की मंजूरी मिली है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा परियोजना को हरी झंडी दी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से देखते हैं सड़क दुर्घटनाएं तो दिल दहलाने वाली हैं और सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटनाओं में वो टॉप पर है, लेकिन अब AI तकनीक से इससे निपटने की कोशिश की जा रही है। कितनी कारगर होगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी निखिल, बेहद ही गंभीर विषय है और इसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हादसों की संख्या अभी आपने बताई कि 18% मार्ग दुर्घटना बढ़ी है ज्यादा, और इनमें उन छोटे जनपदों के नाम हैं, जैसे महोबा की बात कर लें, हम चित्रकूट की बात कर लें, भदोही की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें। इन जगहों पर अचानक पिछले 6 महीनों में जो मार्ग दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आखिर इन सब के पीछे जो कारण है, इन सब कारणों को किस तरीके से गवर्नमेंट ने गंभीरता से लिया है और इसके बाद देश का पहला राज्य बन गया है जो सड़क सुरक्षा को लेकर AI के आधार पर एक मॉडल बनाएगा और जिसपे इस तकनीक के सहारे रोड सेफ्टी पर काम किया जाएगा। ये 6 हफ्तों का ये परीक्षण किया जाएगा और इस परीक्षण में निखिल आपको बता दे कि ITI लिमिटेड और एमलॉजिका अमेरिका की कंपनी है जो तकनीकी रूप से मदद करेगी। इसमें तमाम सारी जो पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं, जो सड़क है, जो ड्राइवर हैं, किस प्रवृत्ति के थे, उनके जो है कह रहे हैं पूरा डाटाबेस तैयार किया जाएगा और एक पॉलिसी, एक मॉडल तैयार किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे वहां पर जहां पर मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं और रियल टाइम पॉलिसी डाटा डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। लोगों को इस बात की जानकारी दी जा सकेगी कि किन जगहों पर हादसे होने की संभावना है, एक भविष्यवाणी भी की जा सकेगी इसके आधार पर। तो बहुत ही बेहद ही बड़ा कदम है ये और उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जो AI का प्रयोग करेगा। तो जी बहुत जल्दी से 2 बातें। एक तो ये कि जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो 18 से 35 वर्ष के लोग ज्यादा हैं उसमें, तो युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। और दूसरी बात, ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग ये सबसे बड़ा कारक है, तो कैसे निपटेंगे इससे? जी बिल्कुल, इसके लिए तमाम सारी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जो सिग्नल्स हैं उनको AI बेस किया जा रहा है और तत्काल रूप से उन पर प्लांटी लगाई जाए। सबसे बड़ा कारण निखिल आपने जो बताया है वो सबसे बड़ी बात है कि ओवर साइड स्पीड है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है और साथ साथ एक और बड़ा कारण होता है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखा गया है कि थके हुए ड्राइवर काम कर रहे हैं। इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लेकिन अब प्रशासन रेगुलेटरी और सख्त करेगी, नियम कायदे सख्त करेगी, मॉनिटरिंग सख्त करेगी, AI बेस कैमरे होंगे। तो अगर आप जैसे ही गलती करते हैं तो आप कोई कुछ कर नहीं पाएंगे, तत्काल आपके ऊपर प्लांटी लगाई जाएगी और प्लांटी को आसानी से वो भर सके उसके लिए AI तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है कि AI तकनीक के द्वारा ई चालान भी लिया जाएगा। जी 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 बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इस पर सख्ती करने की जरूरत भी है, लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप देखें जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, ओवर स्पीडिंग है, कम से कम उससे तो बचा ही जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विकास। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।